नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप घर पे बहुत अच्छे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले अगर हम लेक्चर नंबर 3 की बात करते हैं तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा सेल विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव और सेल विभव के बारे में हमने लेक्चर नंबर 3 में बात की। आज अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 की हम बात करें तो इस लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है उसका मापन कैसे किया जाता है। तो सिंपल आप हेडिंग लगाइएगा, इलेक्ट्रोड विभव का मापन, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड के जो इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। हेडिंग लगाइएगा प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इलेक्ट्रोड विभव का मापन। सबसे पहले तो आपको इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लाइन है, वो आपको ध्यान में रखनी। सबसे पहली बात, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव का मापन। बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी सिंगल यानी कि किसी अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर आपको कोई एक इलेक्ट्रोड दे कि ये आपके पास कोई इलेक्ट्रोड है, इसका इलेक्ट्रोड विभव जो है उसका मापन यानी कि उसको ज्ञात करके बताओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी सिंगल, किसी भी एकल, किसी भी अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहली बात तो हम ये लिखेंगे कि किसी एकल इलेक्ट्रोड का, किसी एकल मतलब अकेले इलेक्ट्रोड का, किसी अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। पहली बात समझ में आई। अब आप बोलेंगे कि सर अगर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात ही नहीं कर सकते तो फिर टॉपिक का क्या मतलब है। बट ऐसा नहीं है। हम एक टेक्निक यूज करेंगे, हम एक ऐसा तरीका यूज करेंगे जिससे किसी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है उसका मापन आसानी से किया जा सके। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो इलेक्ट्रोड होगा जिसका इलेक्ट्रोड विभव आपको पता करना है, और इसके साथ एक और इलेक्ट्रोड आपको काम में लेना पड़ेगा। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रोड हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रोड हो जाएंगे। अब दोनों अगर इलेक्ट्रोड होंगे तो हमको ये भी पता है दो अगर अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं तो इनके जो इलेक्ट्रोड विभव है वो भी अलग अलग होगा। अब दोनों इलेक्ट्रोड विभव हैं, अगर उसके अंतर की बात करें तो ये अंतर किसके बराबर होता है, सेल विभव के बराबर होता है। भाई दो इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव का जो अंतर है वही तो आपका क्या होता है, सेल विभव। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। समझो ध्यान से इस पॉइंट को। पहली लाइन तो आपने क्या लिखी कि किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, परंतु हम दो इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव जो हैं, दो इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर, दो इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं, जो सेल विभव यानी कि इस सेल के बराबर होता है। जो किसके बराबर होता है, इस सेल के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा है कि अगर हम दो इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर की बात करते हैं तो किसके बराबर होता है, ई सेल के बराबर होता है। सेल विभव का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा कि ई सेल जो है किसके बराबर होता है, ई कैथोड
माइनस ई एनोड। जब इस फॉर्मूले की हमने लेक्चर नंबर 3 में बात की थी तो ये समझा था कि ई कैथोड का मतलब है कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का अपचयन विभव माइनस ई एनोड, और यहाँ ई एनोड का मतलब क्या होता था, एनोड का अपचयन विभव, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। चलो आगे समझते हैं। आपने क्या लिखा कि किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, बट अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं तो दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव जो हैं उनका अंतर किसके बराबर होता है, सेल विभव के बराबर होता है। अब एक बात को यहां से ध्यान समझो भाई, एक बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर इन दोनों इलेक्ट्रोडों में से दो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, एक कैथोड और एक एनोड, अगर इन दोनों इलेक्ट्रोडों में से किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम हमारी खुद की मर्जी से कुछ भी मान लें, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों इलेक्ट्रोडों में से अगर किसी एक इलेक्ट्रोड का, इन दोनों इलेक्ट्रोडों में से किसी एक इलेक्ट्रोड का, किसी एक इलेक्ट्रोड का, किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम हमारी मर्जी यानी कि स्वेच्छा से मान लें, स्वेच्छा से मान लें तो दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। बोलो इस बात को समझो भाई। अगर इन दोनों इलेक्ट्रोडों में से किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम हमारी खुद की मर्जी से मान लेते हैं, तो किसी जो दूसरे, मान लो इसका इलेक्ट्रोड विभव हमने हमारी खुद की मर्जी से मान लिया तो इसका इलेक्ट्रोड विभव का पता चल जाएगा, क्योंकि सेल विभव तो जो है हमको पता चल ही जाएगा, और अगर इसका मान लिया तो इसका इलेक्ट्रोड विभव हम जो है पता कर लेते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर किसी एक इलेक्ट्रोड का, अगर हम क्या करें, किसी एक इलेक्ट्रोड का, अगर किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम हमारी खुद की मर्जी से स्वेच्छा से मान लेते हैं, तो दूसरे इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है उसका मापन किया जा सकता है, उसको ज्ञात किया जा सकता है। अब अगली बात सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, सुनो भाई, जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम हमारी खुद की मर्जी से मानते हैं उसको बोला जाता है संदर्भ इलेक्ट्रोड। उसको क्या बोला जाता है, संदर्भ इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड। संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या होता है, जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम हमारी स्वेच्छा से, हम हमारी मर्जी से मानते हैं उसको क्या बोला जाता है, संदर्भ इलेक्ट्रोड। तो लिख सकते हैं जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम हमारी स्वेच्छा से मानते हैं उसे क्या कहा जाता है, संदर्भ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। उसे संदर्भ इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड यानी कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या कहा जाता है, उसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसे क्या कहा जाता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बच्चों, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो संदर्भ इलेक्ट्रोड है, जो संदर्भ इलेक्ट्रोड है वो कौन सा होता है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में लेते हैं। बात को समझिएगा,
किसको संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में लेते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी कि संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं? संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में लेते हैं। किसको लेते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि SHE को हम किसके रूप में लेते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी कि संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में लेते हैं। इसको क्या बोला जाता है शॉर्ट में? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको क्या बोला जाता है शॉर्ट में? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार इन चीजों को मैं रिपीट करता हूं। सबसे पहले हमने टॉपिक लगाया, हेडिंग लगाई इलेक्ट्रोड विभव का मापन, यानी कि किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे किया जाता है। सबसे पहले बात हमने लिखा कि किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का, किसी अकेले इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है उसका मापन नहीं किया जा सकता। फिर अगर किसी अकेले इलेक्ट्रोड का, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मापन जब ज्ञात ही नहीं किया जा सकता, उसका मापन नहीं किया जा सकता, तो फिर क्या मतलब रहा टॉपिक का? ऐसा नहीं है। अब हम क्या करेंगे? एक टेक्निक का यूज करेंगे। वो टेक्निक हमारी क्या है? जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हमें पता करना है, उसको किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ मिलाकर एक सेल बनाएंगे। सेल का सेल विभव हमें पता चल जाएगा। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड में से हमने क्या बोला? किसी एक इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो हमको क्या मानना है? हमारी खुद की मर्जी से मानना है। और जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम हमारी खुद की मर्जी से मानते हैं वो हमारा क्या होता है? संदर्भ इलेक्ट्रोड होता है। और संदर्भ इलेक्ट्रोड किसका बनाया जाता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसका क्या बनाया जाता है? संदर्भ इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। मैं मान के चलता हूं कि ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए हों। एक बार इसको नोट कीजिएगा आप लोग। आगे देखिएगा बच्चों, जो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपका कौन सा होता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के, अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि SHE के ऑक्सीकरण विभव की बात करें या फिर इसके अपचयन विभव की बात करें, तो दोनों ही हम कितना मान के चलते हैं? 0 मान के चलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SHE का यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अगर हम ऑक्सीकरण विभव की बात करें, अगर इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, वो भी कितना होता है? 0, या हम 0 मान के चलते हैं, 0.0 वोल्ट। और अगर इसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, अगर इसके किसकी बात करें? रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, तो वो भी कितना मान के चलते हैं? 0.0 वोल्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि SHE का मानक ऑक्सीकरण विभव भी 0 होता है और मानक अपचयन विभव जो होता है वो भी कितना होता है? 0 होता है। हम क्या मान के चलते हैं? 0 मान के चलते हैं। आगे बात को समझिएगा। अब हम ये समझ लेते हैं कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये कैसे बनाया जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है, समझो भाई। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये क्या हो जाता है हमारा? SHE। समझो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए पहले बच्चों हमने क्या किया? एक बी कर लिया। क्या किया बच्चों? एक बी कर लिया। ये हमने क्या ले लिया? एक बीकर। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए हमने क्या किया? एक बीकर लिया। इस बीकर में हमने HCl का
1 मोलर सांद्रता का जलीय विलयन भर लिया। इस बीकर में क्या किया, HCl का, इस बीकर में क्या किया, HCl का 1 मोलर सांद्रता, यानी कि जिसकी सांद्रता कितनी हो, 1 मोलर हो, उसका विलयन हमने भर लिया। ये आपका बीकर था और इसमें ये हमने HCl का 1 मोलर विलयन इसमें भर लिया। अब हमने क्या किया, इस बीकर में क्या किया, एक प्लेटिनम जो वायर है, उसको एक कांच की नली में सील करके इसको उल्टा इसमें रख दिया। हमने क्या किया, एक प्लेटिनम वायर लिया, उसको सील्ड करके अंदर रख दिया। कैसे रखेंगे अभी समझाएंगे आप लोगों को। ये आपकी एक कांच की नली है, इस कांच की नली में किसको सील्ड कर देंगे हम, इस कांच की नली में किसको सील्ड कर देंगे, प्लेटिनम वायर को। ये क्या है आपका, प्लेटिनम का वायर है। किसका वायर है बच्चों, प्लेटिनम का, यानी कि पीटी का ये वायर है। और नीचे जो है हमने प्लेटिनम की एक प्लेट लगा दी। नीचे किसकी प्लेट है, प्लेटिनम की एक प्लेट है। इसको यहां से भी सील्ड कर दिए प्लेटिनम को। ये तो क्या है, पीटी वायर। ये तो क्या है, पीटी वायर मतलब प्लेटिनम का तार है। और यहां से हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस पास की। यहां से हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस पास की, H2 गैस पास की। कितने दाब पर, 1 बार दाब पर। कितने दाब पर, 1 बार दाब पर। ये आपका क्या है, प्लेटिनम की प्लेट है। क्या है, प्लेटिनम की प्लेट है। तो ये जो आपका सिस्टम है, इसी को क्या बोला जाता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए आप लोगों ने क्या किया, एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने HCl का 1 मोलर सांद्रता का विलयन इसमें भरा। प्लेटिनम वायर को किसी कांच की नली में सील्ड करके इस विलयन में जो है नीचे उल्टा लटका दिया। और इसमें कौन सी गैस पास की आपने, हाइड्रोजन गैस पास करी 1 बार दाब पर। अब लोगों को अब ये कुछ बातें हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात, ये तो आपने लिख ही लिया कि जो आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका ऑक्सीकरण विभव और उसका जो अपचयन विभव है कितना मान के चलते हैं हम लोग, 0 मान के चलते हैं। यानी कि जो आपका SHE है वो कैथोड की तरह भी काम करता है और एनोड की तरह भी काम करता है। इस बात को आपको याद रखना है। SHE, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, जो आपका SHE है, यह है एनोड व कैथोड, यह एनोड व कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है। दोनों की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, एनोड और कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है। ये बात हमने सीखी। अब ये एनोड की तरह कैसे काम करेगा, कैथोड की तरह कैसे काम करेगा, इस बात पर हम चर्चा करते हैं अभी। पहला, जब SHE एनोड की तरह कार्य करे। किसकी तरह कार्य करे, एनोड की तरह कार्य करे। तो इसको हम किस प्रकार से दर्शाते हैं, इसकी सेल समीकरण क्या होती है उस पर हम बात करते हैं। देखो भाई, जब SHE यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा। हमें पता है एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है प्यारे बच्चों, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। एनोड पर ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कैसे होती है, जैसे मान लो आपके पास ये H2 गैस है। ये क्या है, H2 गैस है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना। 2 हाइड्रोजन है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, क्या बन जाएगा, 2H+ बन जाएगा। ये एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहे। देखिए ऑक्सीकरण में क्या होगा, H2 से क्या बनेगा, H+ बनेगा। ये तो हो गई इसकी
सेल अभिक्रिया। अगर इसको हम दर्शाएं, इसको अगर निरूपित करें, इसके अगर सेल आरेख की बात करें, सिंपल इसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है, सेल आरेख, क्या इसको सेल आरेख नहीं बोलते, इसको मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किस प्रकार से हम दर्शाएंगे उसकी बात करते हैं। देखो भाई, यहां क्या हो रहा है, जो H2 गैस है, जो H2 गैस है जिसका प्रेशर है 1 बार प्रेशर, ये किस में चेंज हो रही है, H प्लस आयन में चेंज हो रही है, और ये किस में है, एक्वस विलयन में है, और उसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोलर सांद्रता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का तो कोई इलेक्ट्रोड है नहीं, तो इसके लिए हमने कौन सा वायर यूज किया, प्लेटिनम वायर यूज किया, तो इसके साथ में किसको लिख दिया जाता है, Pt सॉलिड को लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से SHE को हम दर्शाते हैं जब यह किसकी तरह काम करे, एनोड की तरह काम करे। सिमिलर जब यह कैथोड की तरह काम करेगा तो इसको किस प्रकार से हम दर्शाएंगे उसकी बात करें। देखो भाई, दूसरा पॉइंट है, जब SHE कैथोड की तरह कार्य करे, जब SHE किसकी तरह कार्य करे, जब यह कैथोड की तरह कार्य करेगा तो इसको सेल समीकरण इसकी क्या होगी, मतलब इसकी अर्ध सेल अभिक्रिया क्या होगी, सॉरी, और इसको किस प्रकार से हम निरूपित करेंगे उसकी बात करते हैं। देखो भाई, जब ये SHE जब कैथोड की तरह काम करेगा तो देखिएगा कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, रिडक्शन रिएक्शन। कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। समझो भी बात को। अब अपचयन कैसे होगा, जो आपका H प्लस है, जो किसमें है, एक्वस सॉल्यूशन में है, ये क्या ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, किसमें बदल जाएगा, H2 गैस में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, H2 गैस में बदल जाएगा। अब इसको कैसे हम दर्शाएंगे हम उसकी बात करते हैं। यहां क्या हो रहा है, H प्लस जो है एक्वस सॉल्यूशन में जो है जिसकी सांद्रता है 1 मोलर, ये किस में चेंज हो रहा है, H2 गैस में चेंज हो रहा है जिसका प्रेशर है 1 बार, क्या है, 1 बार। सिमिलर अब H2 का तो इलेक्ट्रोड हो नहीं सकता क्योंकि H2 तो गैस है, तो इसके साथ किसको लगाया जाता है, प्लेटिनम सॉलिड को लगा दिया जाता है। किसको लगा दिया जाता है, प्लेटिनम सॉलिड को लगा दिया जाता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात, जब एनोड की तरह काम कर रहा है तो जो इसका इलेक्ट्रोड विभव है उसको किस प्रकार से दर्शाया जाएगा, ई नॉट H2 गैस से H2 से H प्लस, और ये भी कितना होता है इसका 0.0 वोल्ट। कितना मान के चलते हैं प्यारे बच्चों, 0.0 वोल्ट। ये क्या है, SHE का मानक ऑक्सीकरण विभव कितना मान के चलते हैं, 0। अगर इसके अपचयन विभव की बात करें तो ये हो जाएगा ई नोट H प्लस से H2, और ये भी कितना मान के चलते हैं, 0.0 वोल्ट। कितना मान के चलते हैं, 0.0 वोल्ट। ये बातें आपको समझ। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव जो है, यानी कि इसमें अगर हम बात करें SHE की मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो उसका ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव कितना मान के चलते हैं हम, 0। आपका ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या होता है, एक बीकर हमने लिया, उस बीकर में हमने क्या किया, HCl का 1 मोलर सांद्रता का विलयन हमने भर दिया। कितनी सांद्रता का विलयन हमने भरा, 1 मोलर सांद्रता का विलयन हमने भरा। उसमें हमने क्या किया, किसी कांच की नली में प्लेटिनम वायर को शील्ड करके इस HCl की विलयन में डुबो दिया, तथा वहां से कौन सी गैस पास करी, हमने हाइड्रोजन गैस पास करी। कितने दाब पर, 1 बार दाब पर, और नीचे क्या लगा दिया, प्लेटिनम की कोई प्लेट लगा दी। यहाँ पे इस सिस्टम का जो टेम्परेचर मान के हम चलते हैं वो कितना मान के चलते हैं, 298 केल्विन, 298 केल्विन। उसके बाद हमने देखा कि जो आपका SHE है, ये एनोड की तरह भी काम करता है, कैथोड की तरह भी काम करता है। एनोड की तरह काम करेगा तो इसकी अभिक्रिया कैसी होगी, कैथोड की तरह काम करेगा तो इसकी अभिक्रिया ये होगी। अगर एनोड की तरह काम करेगा तो इसको इस प्रकार से दर्शाया जाएगा, और कैथोड की तरह काम करेगा तो इसको इस फॉर्मेट में दर्शाया जाएगा। इसका ऑक्सीकरण विभव और इसका जो अपचयन विभव है, दोनों ही हम कितना मान के चलते हैं प्यारे बच्चों, 0 मान के चलते हैं।
मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं कि SHE की सहायता से किसी अन्य इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे उसका मापन करते हैं। जब तक इसको आप नोट कीजिएगा बच्चों। देखो भाई, अब हम एक टॉपिक लगाते हैं, किस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि SHE की सहायता से किसी अन्य इलेक्ट्रोडों का जो इलेक्ट्रोड विभव है उसको कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहली बात, SHE यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से SHE की सहायता से M से M प्लस N का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना? M से M प्लस N का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। देखो भाई, यहां अगर M प्लस N में जाएगा, इसका मतलब क्या हो रहा होगा? इसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा। अगर इसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा तो किसके तरह काम करेगा? एनोड की तरह काम करेगा। अगर ये एनोड की तरह काम कर रहा है तो जो आपका SHE है वो किसकी तरह काम करेगा? कैथोड की तरह काम करेगा। कर सकता है, क्योंकि हमें पता है SHE तो एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम कर सकता है। सामने वाले इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करेगा कि वो एनोड होगा या कैथोड। तो यहाँ M जो है M प्लस N में चेंज हो रहा है, तो आपका जो SHE होगा यहाँ किसका काम करेगा प्यारे बच्चों? कैथोड का काम करेगा। चलो देखते हैं, हमें ये फॉर्मूला पता है, ई सेल बराबर क्या होता है? ई कैथोड माइनस का ई एनोड। बोल भाई, फॉर्मूला क्या होता है? ई कैथोड माइनस का ई एनोड। अब जो आपका SHE है वो तो कैथोड की तरह होगा और आपका ये जो है किसके तरह काम करेगा? एनोड की तरह काम करेगा। बट दोनों को हमको किसकी फॉर्म में लिखना है? अपचयन विभव की फॉर्म में ही लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे समझो भाई। इसको अगर मानक कंडीशंस की बात करें तो नोट लगा दिया जाएगा। तो यहां से हो जाएगा ई सेल या ई नोट सेल बराबर ये हो जाएगा आपका ई नोट H प्लस से H2। भाई जब आपका SHE कैथोड की तरह काम करता है तो इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है, माइनस का ई नोट MN प्लस से M। ये तो है आपकी ऑक्सीकरण वाली फॉर्म, और अगर इसको M प्लस N से M कर देंगे तो ये भी अपचयन वाली फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है इस फॉर्मूले में ये होता है एनोड का अपचयन विभव और ये होता है कैथोड का अपचयन विभव। दोनों को अपचयन की फॉर्म में ही लिखना होता है। समझो भाई, अब हमें पता है ये जो वैल्यू है यानी कि SHE का, तो चाहे ऑक्सीकरण विभव हो चाहे अपचयन विभव, हम कितना मान के चलते हैं? 0। इसका कितना मान के चलेंगे? 0। तो यहां से हो जाएगा ई नोट सेल बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? माइनस का ई नोट M प्लस N से क्या हो जाएगा? ये M हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, चूंकि हम जानते हैं ई नोट M से M N प्लस इज इक्वल टू माइनस का ई नोट M N प्लस से M। हमें पता है कि किसी इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीकरण विभव है और जो अपचयन विभव है, न्यूमेरिकली वैल्यू क्या होती है? सेम, यानी कि संख्यात्मक मान से तो सेम होते हैं बट साइन ही तो अपोजिट होता है। ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ है किस प्रकार से कि ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर ई रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव। ये चीज हमने सारी पढ़ रखी। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? ये रख सकते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा हमें? अतः क्या मिलेगा? ई नोट सेल बराबर ई नोट M से M N प्लस, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? ई नोट M से M N प्लस बराबर ई नोट सेल। यानी कि इस कंडीशन में जो सेल का सेल विभव होगा वही किसके बराबर होगा? इस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव के बराबर हो जाएगा। तो SHE की सहायता से हमने इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया
वो किसके बराबर आया, सेल के सेल विभव के बराबर आया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, SHE की सहायता से किसी सेल का जो सेल विभव है उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नोट कीजिएगा बच्चों इस बार एक बार इसको। चलो भाई आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक अन्य इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसका इलेक्ट्रोड विभव भी हम किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, SHE की सहायता से ज्ञात करते हैं। किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे बच्चों, SHE की सहायता से ज्ञात करेंगे। समझो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा अपोजिट ले लेते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं SHE की सहायता से M प्लस N से M बन रहा है। इसका इलेक्ट्रोड विभव आपको ज्ञात करना है। समझो भाई, अगर M प्लस N से M बन रहा है इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, और अगर इसका रिडक्शन यानी कि अपचयन हो रहा है तो किसका काम करेगा, ये कैथोड का काम करेगा। अब यहाँ SHE किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। एनोड चाहे आपका SHE तो एनोड की तरह काम करे चाहे कैथोड की तरह काम करे, उसका तो जो इलेक्ट्रोड विभव है हम कितना मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं। तो चलो इसको सोल्व करते हैं भाई। क्योंकि हम जानते हैं ई नोट सेल बराबर क्या होता है बच्चों, ई नोट कैथोड माइनस का ई नोट एनोड। अब यहां ये तो हो जाएगा आपका अपचयन वाला, और सॉरी एनोड की तरह एनोड की जगह कौन आएगा, SHE आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ई नोट सेल बराबर ई नोट MN प्लस से M माइनस का ई नोट H प्लस से क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। फिर से इसका जो अपचयन विभव है SHE का वो कितना होता है, 0 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ई सेल बराबर ई नोट सेल बराबर MN प्लस से M। ये तो कितना हो गया, 0 होगा। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई नोट MN प्लस से M इज इक्वल टू ई नोट सेल। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, ये जो इलेक्ट्रोड था जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात करना था, उसका इलेक्ट्रोड विभव किसके बराबर आया है, सेल के सेल विभव के बराबर आया है। तो इस प्रकार से इस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो ज्ञात कर सकते हैं, और किसके बराबर आया है, ये सेल के सेल विभव के बराबर आया है। बहुत ज्यादा सिंपल था। अब हम एक डैनियल सेल के लिए एक स्पेशल एग्जांपल लेके SHE की मदद से इसको ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, तो अगली आप हेडिंग लगाइएगा थर्ड, SHE की सहायता से जिंक प्लस 2 का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। तो जिंक से जिंक प्लस 2 बन रहा है, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड तो एनोड की तरह काम करेगा, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम करेगा। बिल्कुल सिंपल है बच्चों। देखो भाई, हम जानते हैं ई सेल या ई नोट सेल बराबर क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस का ई नोट एनोड। ये क्या हो जाएगा, ई नोट सेल बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, SHE आ जाएगा, ई नोट H प्लस से H2 माइनस का ई नोट Zn2 प्लस से क्या हो जाएगा, Zn। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, ई नोट सेल बराबर माइनस का ई नोट Zn प्लस 2 से Zn। अगर इसको हम ऑक्सीकरण की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ ई नोट सेल हमारे पास कितना आएगा, 0.76 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 0.76 वोल्ट आएगा। और इसको अगर हम थोड़ा सा अपोजिट करके लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ई नोट Zn से Zn2 प्लस। क्योंकि हम जानते हैं ई नोट Zn2 प्लस किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ ई नोट Zn प्लस 2 से Zn। तो इसकी जगह हमने क्या रख दी ये, और इस सेल हमारे पास यहां से कितना आ गया, 0.76 वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया, जिंक का जो ऑक्सीकरण विभव है वो कितना होता है, प्लस 0.76 वोल्ट। हमें ये याद रखना है, जिंक का ऑक्सीकरण विभव कितना होता है, जिंक का जो ऑक्सीकरण विभव होता है, जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, प्लस का 0.76 वोल्ट। याद रखोगे भाई, याद रख लेना, एक बार इसको नोट कीजिएगा। आगे हम जो है कैलकुलेट करना चाहेंगे, जो कॉपर है
उसका अपचयन विभव, कॉपर का अपचयन विभव, यानी कि इसे हम कैलकुलेट करना चाहेंगे प्यारे बच्चों, कॉपर 2+ से कॉपर का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो हम ज्ञात करना यहां से चाहेंगे। देखो भाई एक बार ध्यान से, वही हम जानते हैं कि ई नॉट सेल किसके बराबर होता है, ई नॉट कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड। अब ये तो किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे कैथोड की तरह काम कर रहा है, तो SHE एनोड की तरह काम करेगा। लिखो बच्चों एक बार, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कॉपर +2 से कॉपर माइनस का ई नॉट। अब SHE आएगा उसको भी अपचयन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा H+2 से H2, ये हमारा 0 होता है, तो यहां से क्या मिलेगा हमें, और यहां से ये सेल विभव हमारे पास आएगा, सॉरी सेल का जो विभव आएगा वो कितना आएगा, प्लस का 0.34 वोल्ट बराबर ई नॉट कॉपर 2+ से कॉपर, ये 0 हो जाएगा, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ई नॉट कॉपर 2+ से कॉपर कितना मिल जाएगा, प्लस का 0.34 वोल्ट। तो हमने जिंक का जो ऑक्सीकरण विभव है वो जो है प्राप्त किया प्लस का 0.76 वोल्ट, और कॉपर का जो अपचयन विभव है वो कितना कैलकुलेट किया, 0.34 वोल्ट प्लस का। ये डैनियल सेल के दोनों इलेक्ट्रोड थे। अब अगर हम डैनियल सेल के इलेक्ट्रोड विभव की बात करें, अगर हम डैनियल सेल के इलेक्ट्रोड विभव की बात करें तो प्यारे बच्चों हमें पता होता है इस सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड। देखो कितना होता है ये आपका जिंक का, इसको हम क्या लिखेंगे, ई नॉट कॉपर 2+ से कॉपर माइनस का, ये क्या हो जाएगा आपका ई नॉट जिंक +2 से जिंक। देखो ये कितना होता है, प्लस का 0.34 वोल्ट प्लस सॉरी माइनस, और ये हमको कितना मिलता है, माइनस का 0.76 वोल्ट, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और जब इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1.10 वोल्ट। यानी कि जो आपका डैनियल सेल है उसका जो इलेक्ट्रोड विभव है, सॉरी डैनियल सेल का जो सेल विभव है, डैनियल सेल का जो सेल विभव है वो हमारे पास कितना आ जाता है, 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। आशा करता हूं कि प्यारे बच्चों आपको आज का जो टॉपिक था आपका इलेक्ट्रोड विभव का मापन वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।